हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा नया सब्जेक्ट जिसका नाम है नागरिक शास्त्र। इस नागरिक शास्त्र यानी इसे दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय राज व्यवस्था यानी हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित यानी संविधान से संबंधित बातें करने की कोशिश करेंगे। हम इस सब्जेक्ट में पूरी तरह से समझेंगे कि भारत का जो संविधान लिखा गया था उसका उद्देश्य क्या था और दुनिया के अलग अलग संविधान में भारत के संविधान से क्या क्या भिन्नताएं हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि संविधान क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट में हम समझेंगे कि हमारे अधिकार क्यों आवश्यक है और ये हमें किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से हमें रक्षा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग धर्मनिरपेक्षता से संबंधित बातें करेंगे। एक एक करके सारे अध्याय और इकाइयाँ करेंगे। टोटल इसमें 10 अध्याय आपको मिलेंगे दोस्तों और 5 इकाइयाँ हैं। पढ़ने में बड़ा मज़ा आने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ जब तक कि ये पूरा सब्जेक्ट ख़त्म ना हो जाए। एक एक करके सारे के सारे अध्याय में आपके साथ रह के पूरा करूँगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र हमारा सब्जेक्ट है और जिसका पहला अध्याय है दोस्तों, उसका नाम है भारतीय संविधान। इसका मतलब ये कि जो भारत का संविधान बनाया गया था वो कब बना था, किसने बनाया था और कौन कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, इन सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और इसमें क्या है, ये जो आपकी इकाई 1 है, इस इकाई 1 के अंतर्गत एक तो भारतीय संविधान है और दूसरा है देश को किसी संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। छोटे छोटे टॉपिक्स है इसमें, तो इन टॉपिक की भी चर्चा हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो बढ़ते एक एक करके दोनों टॉपिक की ओर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जब भी आपके दिमाग में दोस्तों संविधान शब्द आता है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आता है, तब आपके दिमाग में एक ही व्यक्ति का फोटो आना चाहिए, वो है बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर साहब का फोटो या बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में विचार इसलिए आपके दिमाग में आ जाता है क्योंकि देश का संविधान लिखने में जिस व्यक्ति ने सबसे अहम भूमिका निभाई है, जिसका एक अच्छा रोल रहा है देश की संविधान बनाने में, वो व्यक्ति थे बाबा भीमराव अम्बेडकर। और भारत में इन्हें सामाजिक न्याय का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ सोशल जस्टिस भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काम कुछ इस तरह का किया ताकि गरीब लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए थे, जो हजारों सालों से नहीं मिले थे, वो इनकी वजह से, और इन्होंने संविधान में कुछ इस तरह के प्रावधान जोड़े जिसकी वजह से आज देश में हर गरीब से गरीब व्यक्ति को भी समान अधिकार मिलता है। अब समझते हैं कि संविधान है क्या। उसको समझने से पहले एक छोटी सी कहानी समझ लेते दोस्तों। हो सकता है कि इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ चीज़ क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पीछे, आपको जो मेरे पीछे जो फोटो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक फुटबॉल दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ में फुटबॉल खेलने वाले लोग भी दिखाई दे रहे होंगे और एक आखिरी में दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति फुटबॉल को रोकता हुआ भी नजर आता है। इन 3 चित्रों में आप क्या देख पा रहे हो कि ये फुटबॉल का गेम है जिसमें ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं। दोस्तों, आपको पता है फुटबॉल के गेम में होता क्या है। फुटबॉल का मतलब क्या होता है, वो जो फुटबॉल जो होती है, जो बॉल होती है, उसको पैर से ही टच करना होता है, उसको हाथ से नहीं छू सकते। अगर किसी खिलाड़ी ने उस फुटबॉल को हाथ से छू लिया तो फिर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि अगर कोई फुटबॉल में कोई खिलाड़ी हाथ से छू लेगा तो उसमें फाउल हो जाएगा, उसको जो भी वो कार्ड देते हैं बाहर निकालने का, रेड येलो कार्ड जो भी देते होंगे। तो नियम में ये सब कुछ ऐसा बोलोगे आप। लेकिन इन सभी खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी ऐसा भी होता है कि फुटबॉल के गेम में वो हाथ लगा सकता है फुटबॉल को और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, इसका मतलब उसको बाहर भी नहीं कर सकते, और वो होता है दोस्तों गोलची। जो गोलकीपर होता है ना, जो फुटबॉल का जो गोलकीपर होता है, वो हाथ से फुटबॉल रख सकता है, जबकि गेम तो पैरों से खेलने का। फिर ऐसा क्यों, आप बताएंगे कि सर किसी बात कर रहे हैं आप। ये तो एक फुटबॉल का गेम है, गेम के नियम है। इसका मतलब अगर नियम है तो वो चीज़ जायज़ है, मतलब समझ रहे हो। इसका मतलब ये है। अच्छा, क्रिकेट की बात कर ले, सब लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है। अगर आपसे मैं ऐसा कहूँ कि क्रिकेट में जो फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी होते हैं, क्या वो हेलमेट पहन सकते हैं, आप बोलेंगे सर नहीं पहन सकते। तो फिर हेलमेट कौन पहनता है, आपका आंसर होगा जो बैट्समैन होता है वही हेलमेट पहनता है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि जो कीपर होता है वो भी तो हेलमेट पहनता है। तो जब बैटिंग करने वालों को हेलमेट पहनने का अधिकार है तो फिर वो कीपिंग करने वाला क्यों पहन रहा है। तो आप बोलोगे सर ये नियम है, क्रिकेट के कुछ नियम बनाए गए हैं और वो हाथों से नहीं, ग्लव्स से बॉल को रोक रहा है। वो चाहे तो अपने पेड भी पहन सकता है, कौन, कीपर भी पहन सकता है। कुल मिलाकर बात ये है, सारी बात आ जाती है नियम पे। नियम की बात आ जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि अलग अलग खेलों के नियम अलग अलग होते हैं। जहाँ फुटबॉल को पैरों से खेला जाता है वहीं बास्केटबॉल को वॉलीबॉल को जो है आप हाथों से खेल सकते हो। तो कुछ गेम अलग अलग होते हैं, उनके नियम भी अलग अलग हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है
कि अगर नियम है तो वो चीज़ जायज़ होती हैं, और ऐसे ही नियमों के एक समूह को, एक किताब को हम लोग दस्तावेज को संविधान कहते हैं। भारत में भी, हमारे देश में एक नियमों की नियमावली की एक किताब बनाई गई है और उसी दस्तावेज का नाम है दोस्तों संविधान। कुल मिला के बात यह है कि संविधान में नियम एवं शर्तें लिखी गई हैं, उसको मानना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसको मानोगे तभी तो देश अच्छे से चलेगा। कुल मिलाकर के ये जो उदाहरण है आपको ये बताता है कि नियम जो है अगर बने हैं तो फिर उसको उल्लंघनीय नहीं माना जाएगा। ऐसा कुछ बनाया गया कि फुटबॉल में अगर गोलकीपर हाथ लगा देगा तो वो नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा नियम बनाया गया। तो संविधान क्या होता है दोस्तों? संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको देश के सभी लोग एक पद्धति के रूप में अपनाते हैं। संविधान नियमों का एक समूह है, बहुत सारे नियम दिए गए उसमें नियम दिए गए हैं कि भाई जो लोग हैं उनको अधिकार दिए गए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जनरल कैटेगरी वाले को आरक्षण नहीं दिया जाता है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति एसटी और एससी को रिजर्वेशन दिया जाता है, आप बोलोगे सर ये तो गलत है, एक को दिया एक को नहीं। तो ऐसे नियम है। इसका मतलब ये है कि एक नियमों का समूह है जिसको सब लोग अपनाते भी और मानते भी। हम लोग उसका कभी विरोध नहीं करते। हमेशा संविधान में जो बातें लिखी होती है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, और साथ ही साथ संविधान में जो भी चीज़ हमारे अधिकार की हम लोग उसको फॉलो करते। अगर कोई गलत है तो हम लोग उसको मानते भी हैं। जहाँ ये देश हमारा, लेकिन इसी देश में हमें सजा भी दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपराध करोगे, संविधान के नियमों को तोड़ोगे, तो कहीं ना कहीं आप आपराधिक प्रवृत्ति में आ जाओगे और आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो जाएगी और जेल भी जा सकते हो। जहां हमें एक तरफ घूमने फिरने का अधिकार है, जहां एक तरफ हमें आज़ादी का अधिकार, वहीं एक तरफ दूसरी तरफ हमें जेल में भी डाल सकती है सरकार। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? आपने क्राइम किया है, अपराध किया, ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा, संविधान कहाँ होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि संविधान कहाँ होता है, किन देशों में संविधान होता है? अगर हमारा दिमाग, बहुत सारे लोग क्या उम्मीद करते हैं कि हर वो देश जिसमें संविधान होगा, हर देश, वो कौन सा देश? लोकतांत्रिक देश जिनके पास संविधान होगा। एक तो ये उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश के पास एक अपना संविधान जरूर होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तो ऐसी उम्मीद की जा रही है। दूसरा ये है कि जिनके पास संविधान है वे देश लोकतांत्रिक हो, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। अब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो गई। मैं समझाता हूँ कि दोनों का मतलब क्या हुआ। पहला चीज़ बोलता है कि लोकतांत्रिक देशों के पास संविधान हो जरूरी नहीं, मतलब संविधान होगा ऐसी तो हम आशा करते हैं। लोकतांत्रिक देश क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले समझते हैं कि इस शब्द का मतलब कि लोकतांत्रिक देश क्या होता है। लोकतांत्रिक देश वो देश होता है जहां पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो, यानी सरकार चुनने का सीधा अधिकार किसके पास होना चाहिए? लोगों के पास। और उस अधिकार को हम लोग बोलते हैं वोट देने का अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उसे कहा जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ज़रूरी नहीं कि जो देश लोकतांत्रिक हैं उनके पास संविधान हो। जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जो लोकतांत्रिक तो है लेकिन संविधान नहीं है, कोई व्यवस्थित संविधान नहीं है। जैसे इंग्लैंड के पास भी लिखित रिटर्न संविधान नहीं है, न्यूजीलैंड के पास भी नहीं है। इजराइल भी एक तरह का लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इजराइल में भी संविधान नहीं है। ये तीन तो मैंने आपको एग्जाम्पल ही दे दिए। ये तीन वो एग्जाम्पल है जो लोकतांत्रिक तो हैं लेकिन उनके पास संविधान नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लाइन लिखी गई है कि लोकतांत्रिक देशों से ये उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान तो ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर भी लोगों को वोट देने का अधिकार। आपको पता है दुनिया में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड का कोई कोडेड, एक अनकोडेड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, मतलब अलिखित ढंग से लिखा हुआ भी नहीं है, और लोग उसको ऐसा कोई फॉलो वगैरह करने का भी नहीं, अलग से नियम बना दिए, लेकिन संविधान नहीं है वहाँ पर। इजराइल का तो संविधान ही नहीं है, लोकतंत्र अच्छा है लेकिन संविधान नहीं है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो देश लोकतांत्रिक हो, लोकतांत्रिक देश मतलब जहाँ लोगों को वोट देने का अधिकार हो, जहाँ पर लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, लोगों को मौलिक अधिकार मिले, लोगों को स्वतंत्रता हो, इंडिपेंडेंट देश हो, लेकिन फिर भी वो लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी वहाँ संविधान हो, जरूरी नहीं। ये तो हमने एग्जाम्पल समझ लिया इसका। इधर वाले पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट बोलता है कि जिनके पास संविधान है वे देश लोकतांत्रिक है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अब जिन देश के पास संविधान है लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं है, ये भी एग्जाम्पल हमारे पास में। हालांकि कुछ देश होते हैं, जैसे हमारे देश में संविधान है, हम लोकतांत्रिक हैं।
हम लोकतांत्रिक देश है, हमारे पास संविधान है, हम दोनों पे खरे उतरते हैं। लेकिन कुछ देश यहाँ पर एक्सेप्शन है, जैसे चाइना। अगर मैं चीन की बात करूँ ना दोस्तों, तो चीन के पास संविधान है, चीन ने अपना संविधान लिखा हुआ, चीन का एक अच्छा संविधान है, लेकिन चीन फिर भी लोकतांत्रिक नहीं है। अब आप बोलोगे कैसे सर लोकतांत्रिक क्यों नहीं? चीन एक कम्युनिस्ट देश है, चीन एक साम्यवादी देश है। आपको पता है चीन के लोगों को तो वोटिंग राइट्स भी नहीं है। अभी चीन में अभी हाल ही में कुछ साल पहले ही वहाँ के राष्ट्रपति ने उनके संविधान में बदलाव किया था, और ये बदलाव किया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पहले 10 साल होता था पहले वहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल, लेकिन उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति का कार्यकाल ही नहीं होगा, राष्ट्रपति तब तक रहेगा जब तक कि मैं जिंदा हूँ, तब तक शी जिनपिंग ही इस देश का राष्ट्रपति बनेगा। सोचो दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री मोदी साहब में इतनी पावर हो, हमारे देश की बात कर लूँ मैं, सोचो आप इमेजिन करो कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के पास इतनी पावर आ जाए कि वो संविधान में बदलाव करके ये लिख दे कि भाई प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होगा और प्रधानमंत्री तब तक रहेगा जब तक कि वो जीवित है, यानी मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगा, कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। तो आप सोचो कि माहौल क्या बन जाएगा देश में? क्या हमारा देश लोकतांत्रिक कहलाएगा? एक लोकतांत्रिक देश में नेता को चुनने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए, और अगर उसी लोकतांत्रिक देश में जनता से अधिकार छीन लिया जाए तो वो देश लोकतांत्रिक कैसे रहेगा? जैसे चाइना का संविधान तो है, चाइना के पास संविधान तो है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आपके पास हो गया। कहने का मतलब है कि हमारे मन में भ्रांति होती है कि अगर कोई देश लोकतांत्रिक है तो शायद उसका संविधान होगा, और हमारे देश में भ्रांति होगी कि अगर इसका संविधान है तो हो सकता है लोकतांत्रिक देश है। तो दोनों के दोनों ही सिस्टम गलत है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हर बार हो, कुछ एक्सेप्शन हमारे पास में है जो मैंने आपको उदाहरण के रूप में लिख दिए हैं। यूके, न्यूजीलैंड और इजराइल वो देश है जो लोकतांत्रिक तो है लेकिन इनके कोई खास अच्छे संविधान नहीं है, या किसी के पास तो है भी नहीं, इजराइल के पास तो है भी नहीं। वहीं चाइना की बात कर ले तो चाइना के पास संविधान तो है लेकिन चाइना लोकतांत्रिक देश नहीं है, वो एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। वो खुद बोलता है कि मैं लोकतांत्रिक हूँ, बोलता रहता, लेकिन ऐसा है नहीं, वो साम्यवादी है, वो एक कम्युनिस्ट देश है और वो अनडेमोक्रेटिक यानी अलोकतांत्रिक देश है, ऐसा कहा जा सकता है। मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक तो, ठीक है। बहुत आराम से समझना है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पेचीदा है क्योंकि इसमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। हर एक शब्दों का मतलब समझोगे तो शायद हम लोग समझ पाएंगे क्या है। आगे समझते हैं। इसके जरिए हम यह तय कर सकते हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए और देश की रक्षा के आदर्श भी विकसित होते हैं। ये संविधान के द्वारा हम लोग ये तय कर सकते हैं कि देश की सरकार कैसी होनी चाहिए। कैसे तय कर सकते हैं? वोटिंग राइट्स, हर 5 साल में मिलने वाला वोटिंग राइट्स। 5 साल के बाद चुनाव होने हैं, मतलब होने हैं। अब आप तय कीजिए आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और आपके राज्य में चुनाव कब आने वाले हैं और आखिरी चुनाव कब हुए थे। हमारे देश में 5 साल में ही प्रत्येक जो आम आदमी जो वोट डालता है वो चुनाव 5 साल में ही होते हैं, और इन 5 साल के बाद जो है हम लोग हर बार तय करते हैं कि नई सरकार कैसी आनी चाहिए। तो सरकार कैसी होगी ये तय करने वाले कौन? जनता। और जहाँ पर जनता जनार्दन सबसे पावरफुल हो वही है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब समझ ला दोस्तों, बहुत सिंपल है, अक्सर लोग इसको जो है रटते हैं। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र, अ सिस्टम विच इज फॉर्म्ड बाय पीपल। ऐसा सिस्टम जो लोग बनाते हैं, लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र। ये सरकार जो है ये तंत्र है, किसने बनाई? हमने बनाई। इसका मतलब लोकतंत्र का सीधे सीधा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान बना वो किसने बनाया होगा? हमारे देश का संविधान बनाया था संविधान सभा ने। हमारे देश का संविधान कब बना था ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान तैयार हो गया था, कंप्लीट तैयार हो गया था लॉन्च के लिए, कि बस अब तैयार हो गया, अब इसको लागू करना है। लागू करने की डेट तो सबको पता है। देखिए, इस दिन हमारा देश का संविधान हो गया था तैयार। इसको हम लोग एक शब्द और लिखते हैं जो संवैधानिक भाषा का है, उसको बोलते हम लोग पारित हो गया था। संविधान का पारित होना और संविधान का लागू होना दो अलग अलग चीजें हैं। हुआ क्या? 26 जनवरी 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हम लोग हर साल हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन संविधान हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड हुआ था, संविधान लागू हुआ था। अब आप सोचोगे सर पारित होने और लागू होने में अंतर क्या है? पारित होना का मतलब होता है खाली पास होना। इसको आज के एग्जाम्पल से समझ लो। आपको पता है देश में कोई भी कानून बनना होता है तो वो संसद बनाती है।
अब संसद क्या होती है? संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के एक बिल तैयार करते हैं, किसी कानून को तैयार करते हैं और उस कानून पर वोट डाल करके दोनों के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वो बिल पास हो जाता है। दोनों में बिल पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर दोनों ने बिल पास कर दिया तो कानून माना जाएगा, कानून पारित हो गया, तो कानून पारित हो गया। लेकिन देश में लागू करने का जो अधिकार है वो देश के सबसे ऊंचे व्यक्ति, ऊपरी व्यक्ति, सबसे खास व्यक्ति जो है राष्ट्रपति, उनके साइन के बगैर वो लागू नहीं होगा। जैसे ही राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति जी उसको लागू कर देते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति ने देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। लेकिन ये बनाया किसने था? संविधान को बनाने वाले कितने लोग थे? ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 300 से ज़्यादा लोग थे उसमें। लगभग 389 लोग थे शुरुआत में। हालांकि बाद में जब पाकिस्तान बन गया तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, बाद में लगभग 300 लोग बच गए थे, 299 लोग बच गए थे, जो हम लोग ओवरऑल 300 ही मानते हैं उनको कि 300 लोग बन गए थे। उन 300 लोगों ने मिलकर के इस देश का संविधान बनाया। संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? संविधान सभा क्या थी और शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी 1934 में। कांग्रेस में ने एक औपचारिक मांग की थी। 1934 में सबसे पहले ऐसा हुआ था। 1934 में ऐसा क्या हुआ था? एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय साहब, इन एम.एन. रॉय साहब ने सबसे पहले संविधान का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि भाई दूसरे देशों की तरह हमारा भी संविधान होना चाहिए। ये अंग्रेज हमको कब आज़ाद करके चले जाएंगे और एकदम से हम देश को संभालेंगे कैसे? तो संविधान एक अच्छा तरीका है जिसके द्वारा राजा महाराजा का शासन खत्म करो और संविधान के द्वारा सरकार बना के हम शासन करेंगे। पहली बार ये विचार सामने आया था 1934 में। 1934 के बाद में कांग्रेसियों ने, उस समय कांग्रेस बहुत बड़ी वर्चस्व में थी दोस्तों। आपको पता है ये जो कांग्रेस पार्टी आज की, जिसके अध्यक्ष राहुल गांधी, आई थिंक राहुल गांधी या सोनिया गांधी, जो भी उनके अध्यक्ष है, अभी कांग्रेस पार्टी जो आज वर्तमान में है, ये कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी और एक समय तक, सालों तक इस देश पर राज किया और बहुत वर्चस्व वाली और बहुत सही पार्टी थी उस समय जब बनी थी। 1885 में यह पार्टी बनी थी। खुद अंग्रेज A.O. ह्यूम नाम का एक अंग्रेज था जिसने खुद ये पार्टी बनाई थी। अब कांग्रेस इतनी अच्छी हो गई थी उस समय, इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज सीधी इनकी बात सुनते थे। कांग्रेस ने मांग उठाई कि हमें भारतीयों के लिए एक संविधान चाहिए, इसलिए उन्होंने जो बोला कि हम एक संविधान चाहते हैं, मांग उठाई जो केवल भारतीयों के लिए होगा और ये भी बोला कि हम ही बनाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी बोल दिया था कि भाई संविधान अगर बना रहे हो तो इन अंग्रेजों को बीच में मत घुसने देना, नहीं तो ऐसा संविधान बना देंगे कि जीवन भर रोते रहेंगे कि भाई क्या बनाया इन लोगों ने। कहने का मतलब ये है कि संविधान ऐसा बनना चाहिए जो भारतीयों के लिए हो और जो भारतीयों के द्वारा बनाया गया हो। अब हुआ क्या, ये जब मांग उठ रही थी 1934 की थी, 1938 तक लगातार हम लोग अंग्रेजों को मांग मनवा रहे। अंग्रेजों ने मना कर देख, नहीं अभी हम लोग आपकी मांग नहीं मान सकते। अंग्रेजों को लगा भाई हम तो राज कर रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि भारत को आज़ाद कब कर देंगे, तो ये संविधान की मांग करना तो ये तो जायज़ ही नहीं थे। तो अंग्रेज उस बात को नहीं मान रहे थे। सोचो दोस्तों, आज अगर आपको कोई बात मनवाना है तो आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के रिवोल्ट करते हैं, हम लोग विद्रोह करते हैं या हम लोग मांग करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। जब तक कि आपकी बात सरकार नहीं सुनेगी क्या आपकी मांग पूरी हो सकती है? आपने किसान आंदोलन के बारे में तो सुना होगा, कुछ सालों से चल रहा था। किसान आंदोलन लगातार 2 साल से मांग कर रहा था कि किसान बिल हटाओ, बिल हटाओ, बिल हटाओ। जब तक सरकार उसकी बात नहीं मानेगा तब तक क्या बिल हट सकता है? ये जब तक सरकार तक उसकी बात पहुंचेगी नहीं तब तक बिल कैसे हटेगा? और उन्होंने हार नहीं मानी और बिल सरकार को वापस लेना पड़ा, जो कि आपने न्यूज़ में देखा हो। लेकिन दोस्तों यहाँ बात चल रही है, हम गुलाम थे उस समय और हमारी बात कौन सुन रहा था? अंग्रेज जब तक बात नहीं मानेंगे तब तक देश का संविधान नहीं बनना था। लेकिन हमारे साथ में एक बड़ी अच्छी ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ था। वो एक हमारे लिए विकल्प आ गया कि उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। दोस्तों विश्व युद्ध क्या होता है? विश्व युद्ध का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा महाद्वीपों के देश किसी लड़ाई में भिड़ जाए और एक से ज़्यादा महाद्वीप किसी लड़ाई को लड़ना शुरू करे तो उसको हम लोग जनरली विश्व युद्ध की बात करते हैं। या उसमें 2, 3, 4 या ज़्यादातर देश उसमें लड़ना शुरू हो जाए और हर एक महाद्वीप के देश जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, उसको वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। 2 कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 से 1945 तक चला था। ये 5-6 साल का जो युद्ध था और वर्ल्ड वॉर 2 था। इसका मतलब पहला भी हुआ होगा 1914 से 1918
प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ द्वितीय विश्व युद्ध की, वर्ल्ड वॉर 2 की। अब द्वितीय विश्व से ऐसा फायदा क्या हो गया? आपको पता है उस समय भी अंग्रेज भले ही दुनिया में राज करते थे, लेकिन लड़ने के लिए सैनिक अंग्रेजों के पास इतने थे नहीं, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत कम थी। सोचो उस समय भी हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, दुनिया में हम दूसरे नंबर पर थे, तो अंग्रेजों को लड़ने के लिए हमारी आवश्यकता थी। ऐसे में क्या किया अंग्रेजों ने? हमने मांग की कि भाई आप हमारे लिए लड़िए, विश्व युद्ध हो रहा है, आप ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़ेंगे। हमारे सैनिकों ने और कांग्रेस ने मना कर दिया कि भाई नहीं, जब तक आप हमारी मांग नहीं मानोगे हम लोग आपके लिए लड़ेंगे नहीं। अंग्रेजों ने हड़बड़ाहट में बोल दिया कि ठीक है, आपकी बात बांधेंगे और आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे, जो आपका देश का संविधान बनाएंगे, जो भी मांग आप मांग रहे हो सब पूरी कर देंगे। हम उनके लिए लड़े और जैसे युद्ध खत्म हुआ 1945 में, हम उन अंग्रेजों ने वो कारवां शुरू कर दिया और एक कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था 1946 में, और दिसंबर 1946 में इस संविधान सभा का गठन कर दिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों, और उस पहली बैठक के बाद से लेकर के आखिरी बैठक तक 1949 तक जो आखिरी बैठक चली थी, और वो भी कौन से दिन तक? 26 नवंबर 1949 तक आखिरी बैठक हुई थी। इन सभी बैठकों में हमें हमारा संविधान मिल गया। और समय कितना लगा था? ये समय कई बार पूछते हैं कि 1946 हमने शुरू किया था दोस्तों 9 दिसंबर से काम। 9 दिसंबर 1946 से हमने काम शुरू किया था और हमारा काम खत्म हो गया था 26 नवंबर 1949। पूरा डेटा याद रखना दोस्तों और लिख भी लेना है। 9 दिसंबर 1946 से हमारा काम शुरू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को काम खत्म हो गया था, और इसमें हमको समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे दोस्तों। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे पूरे संविधान को बनने में। 1946 यानी 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को ये समाप्त हो गया था। इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल का समय लगा दोस्तों। और इन 3 साल में संविधान को पूरे तरह से पढ़ा गया, अच्छे से समझा गया। आपको पता है हमारे देश का जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कितने देशों का संविधान पढ़ा होगा? लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद भारत का ये संविधान बनता है। और बहुत सारे देशों की बहुत सारी बातें हमने उठाई हैं, बहुत सारी चीज़ें वैसी की वैसे लिख दी गई थी। इस वजह से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के प्रति लोगों ने ये भी बात उठाई थी कि ये तो कॉपी पेस्ट किया हुआ संविधान है, पूरा दूसरों से टीप के लिपा पोती का संविधान है। लेकिन फिर भी दोस्तों आज उस संविधान को 70 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और आज भी वो संविधान जीवित है। इसका मतलब कुछ तो बात होगी उस संविधान में जो आज भी वो व्यवस्थित चल रहा है। तो वो क्या बात है दोस्तों जो संविधान आज भी जिंदा है? और वो बात है संविधान संशोधन। हमारे संविधान में बदलाव किया जा सकता है और वो बदलाव जो है वो आगे बढ़ने के लिए होता है। इस वजह से बदलाव का एक ऑप्शन रख दिया गया था अनुच्छेद 368 में, जिसकी वजह से हमारा संविधान आज भी जीवित है। तो यहाँ हमने समझा हमारी संविधान सभा के बारे में, जो भी चीज़ें हमारे एनसीईआरटी में दी गई थी वो मैंने यहाँ पर कवर करा दी। कहने की बहुत सारी बातें हैं कि क्या हुआ होगा, कितना क्या, बहुत सारी क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में पैदा होती है। इतनी ज़्यादा चीज़ें जानना नहीं है क्योंकि जितना दिया हुआ हम लोग उतना ही पढ़ ले तो काफ़ी। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे देश के संविधान सभा की बात। संविधान लागू भी हो जाता है। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि पारित होना और लागू होना में अंतर क्या है। दूसरी चीज़ आपको समझ में आ गई कि लोकतंत्र क्या होता है। और एक और चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि भाई संविधान सभा जो है इसने किया क्या था, संविधान का निर्माण किया था और समय कितना लगा था, ये भी चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट नेपाल के संविधान की बात करते हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसको देखिए जरा, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, किसी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है ना। अगर किसी देश में मान लो किसी देश में लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी देश में लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, तो डेफिनेटली वो लोग चाहेंगे ना कि वो बुरा बर्ताव खत्म हो और हमें आज़ादी मिले, हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो संविधान वो सब चीज़ आपको देता है। संविधान हमें वही तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप आगे बढ़ो और आपको स्वतंत्रता मिलेगी। कोई आपको आपकी स्वतंत्रता से रोक नहीं सकता। ऐसा जैसे हमारा देश में फर्ज करो आप अपने देश में हो, भारत देश में हो, आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर आपको कल से ऐसा कर दिया जाए कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते,
आपको ये बोल दिया जाए कि भैया आपको हर महीने जो भी आप कमाई कर रहे हो उसका 50% से सरकार को देना है, या किसान को ये बोल दिया जाए कि जितना भी वो फसल उगाएगा उसका 50% फ्री आपको सरकार को देना है, कैसा लगेगा दोस्तों? वो बोलेगा कि ये तो गलत है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये सरकार क्यों इतना पैसा ले रही है, ये तो गलत है, एक्सप्लॉइटेड कर रही है। सरकार की मनमर्जी उसको गिरफ्तार करवा लिया, मनमर्जी जो ज़्यादा चिल्ला रहा है, बोल रहा है, उसको जेल में डाल दिया। ये सारा का मामला उस देश में होता है जहाँ संविधान नहीं होता, यानी जहाँ पर किसी किताब की नहीं चलती और किसी इंसान की चलती है। नेपाल में ऐसा ही कुछ चल रहा था। नेपाल में लगभग 240 सालों का शासन था वहाँ पर राजा का। पूरी दुनिया संविधान पे चल रही थी, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश था जो संविधान के अलावा वहाँ पर राजा महाराजा का शासन चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, लोगों के अंदर जब विद्रोह जागता है ना, जब किसी को दबाया जाता है तब रिवॉल्यूशन आता है। जब किसी को बहुत ज़्यादा किसी समुदाय को दबाया जाता है तब आंदोलन निकल करके आता है, क्रांति निकल करके आती है, और वही थी नेपाल की क्रांति। 1990 में पहली बार नेपाल में क्रांति हुई। नेपाल में राजा के खिलाफ क्रांति हुई, तो राजा ने थोड़ा सा जो है नरमी से पेश आया राजा, और राजा ने बोला ठीक है, हम इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और पहली बार नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, यानी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, और साथ ही साथ नेपाल का सबसे पहले संविधान भी 1990 में ही लिखा गया था। लेकिन दोस्तों वो संविधान पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं था, और न ही वो लोकतंत्र भी कहा जा सकता है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि उस लोकतंत्र में भले ही लोगों को राइट्स था, सरकार बनी बल रही थी, लेकिन सबसे ऊपर कौन था? राजा था। राजा ही सब कुछ कर सकता था, राजा का ही साइन हर जगह लग रहा था। तो राजा सबसे ऊपर, लेकिन नीचे सरकारें चल रही है, तो फिर राजा कभी भी कुछ भी कर सकता है। 2002 तक यही काम चलता रहा पूरा, राजा ऊपर था और नीचे जो है बढ़िया सरकारें चल रही है। तो 2002 तक ये काम चलता रहा। 2002 में एक खूनी संघर्ष मिलता है उस फैमिली में। राजा वीरेंद्र का कार्यकाल चल रहा था, जब बढ़िया शासन चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा था। लेकिन 2002 में क्या हुआ, जब राजा ज्ञानेंद्र नाम का एक राजा था, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम, जो कि नेपाल का एक राजा, अंतिम राजा माना जाता है, उस ज्ञानेंद्र ने क्या किया, सेना की, क्योंकि सेना पे पूरा अधिकार उस राजा का होता था, सेना की मदद से सारी पार्टियों को तख्ता पलट कर दिया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। 2005 तक सारी पावर उस ज्ञानेंद्र के हाथ में चली गई थी। अब उस ज्ञानेंद्र ने किया क्या, वो ज्ञानेंद्र साहब ने क्या किया, सारी पावर हथिया ली, लोगों के अधिकार छीन ले, सब कुछ हो गया। अब लोगों को लगा कि नहीं यार भैया तो गलत हो रहा है। 2005 में 2006 में फिर से एक रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ के माओवादी संगठन ने 12 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया, और फिर वो लोग इकट्ठा हो गए और ज्ञानेंद्र के खिलाफ इन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ। छोटा सा तो देश है नेपाल, आपने देखा होगा, भारत का जस्ट पड़ोसी। अब क्या हुआ कि 2008 आते आते पूरी तरह से ज्ञानेंद्र की सत्ता ही खत्म कर दी और राजतंत्र को खत्म कर दिया, और नेपाल का लिखा गया संविधान फिर 2015 में नेपाल ने अपना एक नया संविधान अपनाया। और आपको पता है नया संविधान लिखने में नेपाल की मदद किसने की? पूरा संविधान ही किस देश ने लिखा है? यह पूरा संविधान लिखा है भारत ने। भारत ने पूरी हेल्प की है, क्योंकि उनको पता था कि भारतीयों के पास संविधान लिखने का बहुत अच्छा गुण है। इस वजह से 2015 में ऐसा संविधान लिखा नेपाल के लिए, और नेपाल अब भी उस संविधान पर चल रहा है और हमेशा शायद चलता भी रहेगा। तो नेपाल में नए संविधान की मांग 2006 में उठी थी, कई बार पूछ सकता है। अब इस पूरी कहानी से जो क्वेश्चन बनने चाहिए वो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। नेपाल में नए संविधान की मांग 2006 में उठी। 1990 में सबसे पुराना संविधान बनाया, लेकिन वो राजतंत्र का था। 1990 में पुराना संविधान था, लेकिन वहाँ राजतंत्र था, मतलब राजा सबसे ऊपर था, उसके हाथ में बागडोर थी सत्ता की। लग रहा था कि लोग चुन रहे हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन ऊपर तो वो तो राजा ही होता था, सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में थी। जन आंदोलन के चलते राजा की सत्ता समाप्त कर दी गई। 2006 में ये किया गया कि राजा को विवश किया गया कि भाई हाँ चुनाव कराएंगे और पार्टी का जो है लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे, बना दी गई। 2008 में तो राजतंत्र को समाप्ति कर दिया गया, राजा को खत्म कर दिया, मतलब राजा कुछ होगा ही नहीं। लड़ना है तो चुनाव लड़के जीतो, वही नहीं है सब। जैसा भूटान में हो गया था दोस्तों, चुनाव लड़के जीत गया वो। तो 2015 में नया संविधान बनाया नेपाल का। तो इस प्रकार हमने नेपाल की, अभी हम लोग ज्ञानेंद्र पे भी आएंगे क्या क्या हो रहा था। अभी आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि नेपाल का नया संविधान 2006 में बना था, और 1990 में पुराना संविधान, परंतु राजतंत्र था। संविधान तो था लेकिन राजतंत्र था। इसी कुछ बातें हमने समझी। आगे समझेंगे हम लोग राजा ज्ञानेंद्र के बारे में। देखते हैं राजा ज्ञानेंद्र की कहानी क्या थी। जो कहानी मैंने अभी आपको बताई वो पूरी 2002 में अपने ही पूरे परिवार को, पूरा खूनी संघर्ष हुआ था, पूरे परिवार वालों को मार दिया था। सोचो क्या इस देश में ऐसा हो सकता है क्या
ये देश हमारा इतना अच्छा है कि यहाँ पर क्या मान लो कि कोई अपोजिशन पार्टी वाले पूरी सत्ता वालों को मार करके सत्ता हासिल कर सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो कि मान लो अपोजिशन में कोई सरकार है, मान लो राहुल गांधी, सब जानते हैं। अब इनको गुस्सा है कि नहीं भाई यार मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, तो जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री उनकी सब फैमिली को सबको खत्म करके और गद्दी पे बैठ सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जेल हो जाएगी, हो सकता है फांसी भी हो जाए, हो सकता है फांसी होने से पहले लोग ही उनको मार दें। एक एग्जाम्पल के तौर पर, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, केवल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि इस देश में जिसके पास सत्ता चाहिए उसको, जिसको भी सत्ता चाहिए ना, उसके पास होना चाहिए बहुमत, और बहुमत मिलता है लोगों के वोट से। तो नेपाल संघर्ष 1990 में लोकतंत्र की स्थापना हुई जो 2002 तक चली, जहां राजा ज्ञानेंद्र ने सेना की मदद से सरकार की कुछ शक्तियां हासिल कर ली। 2002 पूरे परिवार को मार के सेना की सहायता से सत्ता हासिल कर ली, तख्ता पलट कर दिया। पहले भी होता था ना, राजा, एक राजा का बेटा ही राजा को मार करके गद्दी पर बैठ जाता था। इतिहास में आपको ऐसी बहुत सारी घटनाएं पढ़ने को मिलेगी। इसी वजह से राजा का शासन दोस्तों अच्छा नहीं है, जबकि संविधान में जो लिखा हुआ उसके अनुरूप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम चलेगा। 2005 में पूरी सत्ता पर कब्जा कर लिया, पूरी पावर हथिया ली राजा ज्ञानेंद्र ने। नवंबर 2005 में माओवादी ने 12 सूत्री समझौता किया और अप्रैल 2006 में राजा पर दबाव बनाया क्रांतिकारी लोगों ने कि राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका दिया जाए, और इसी वजह से 2006 में ज्ञानेंद्र ने सरकार को मौका दिया कि चलो ठीक है आप बना लो, दबाव बनाया। उन्होंने बोला कि अगर दबाव इनको और दबाएंगे तो ये हो सकता है मुझे खत्म कर दे। उनको लगा कि अब राजा का समय गया, क्योंकि अगर राजा के अंडर में ही काम करना है तो काम नहीं चलने वाला। 2008 में लोगों ने बड़ा सा एक मूवमेंट किया और राजतंत्र को खत्म कर दिया। आप सोचो दोस्तों, जो काम हम 1950 में करके आ गए थे, जहां से 1950 में हम लोग स्वतंत्रता का जीवन जी रहे थे, वहीं एक देश हमारे साथ 50-60 साल से वह गुलामी की जिंदगी जी रहा था, उस तरह की जो लगातार सोच रहा था कि मुझे आज़ादी मिले। नेपाल इसलिए पीछे हो गया था क्योंकि नेपाल में राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र देश को आगे बढ़ा सकता है, और देश में लोकतांत्रिक सरकार बनी। 2008 में राजतंत्र खत्म हो गया और 2015 में नेपाल का नया संविधान बनाया गया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि नेपाल का नया संविधान कब बनाया गया। नेपाल का नया संविधान 2015 में बनाया गया था। यहां तक आपको बात क्लियर होगा कि संविधान का जो उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो हमने समझ लिया कि भाई पहला उद्देश्य जो संविधान जो है हमें हमारी रक्षा करता है, हमारे अधिकार प्रोवाइड करता है। वही संविधान का जो दूसरा उद्देश्य क्या है? देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी इसको तय करना ही संविधान का दूसरा उद्देश्य है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी मतलब इस देश की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होगी कि जिसके पास बहुमत होगा वो देश पे सरकार चलाएगा। इस देश की राजनीतिक व्यवस्था वैसी होगी कि लोगों को सीधे वोट देने का अधिकार है। जिन जिन व्यक्तियों की उम्र 18 साल से ऊपर है वो वोट डाल सकते हैं। अब आप तय कीजिए कि अपने घर में, आपके घर में कितने लोग 18 से ऊपर के हैं, क्या वो वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं। तो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ संविधान का। नेपाल में क्या हुआ? नेपाल का पुराना संविधान भले ही था, लेकिन शासन की बागडोर राजा प्लस मंत्री परिषद दोनों मिलकर करते थे, जो कि सही नहीं था। जैसे ही 2015 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतांत्रिक शासन पद्धति में संविधान के नियमों की भूमिका होती है। और जैसे ही किसी देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना होती है और साथ ही साथ संविधान भी बना दिया गया, तो पूरा लोकतंत्र संविधान के अनुसार ही चलता है। 5 साल में चुनाव होना मतलब होना है। अब सरकार ये नहीं बोल रहे कि नहीं इस बार चुनाव नहीं करा रहे, पैसे नहीं है, 10 साल के बाद कराएंगे। क्या मोदी सरकार या किसी राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री ये बोल सकता है क्या कि 5 साल होने के बाद कि नहीं अभी चुनाव नहीं कराना, हमारी हालत ठीक नहीं है, तो एक काम करते हैं, देशवासियों से निवेदन है कि अगले 5 साल के बाद चुनाव में वोट डालेगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिना जीते कोई राजा, कोई प्रधानमंत्री इस देश में 10 साल राज कर सकता है क्या? जीतने के बाद ही कर सकता है ना। इसका मतलब सीधा सीधा ऐसा दोस्तों, इसका मतलब ये है कि संविधान में नियम है तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर आपकी सरकार वैसे ही गिरा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आज भी कुछ संस्थाएं बहुत ईमानदारी से काम करती है दोस्तों, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लोगों को उनके अधिकार देना जरूरी है। तो यहाँ हमने नेपाल के संघर्ष की कहानी को सुना। लोकतंत्र क्या है हमने समझा था कि लोकतंत्र होता क्या है, लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र। मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। लोकतंत्र जहां हम खुद नेता को चुनते हैं, जहां खुद हम लोग अपने ही नेता को चुनते हैं। इसका मतलब जहां लोग स्वयं अपने नेता को चुन सके ताकि सत्ता का वे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। इसका मतलब हम लोग उनको क्यों चुनते हैं? अच्छा फर्ज करो कि आपके क्षेत्र में 4 लोग
एक एमएलए की सीट के लिए खड़े हो। दोस्तों एमएलए समझते हैं आप? एमएलए मतलब होता है विधायक। ये शब्द बड़ा पॉपुलर है, विधायक आपने सुना होगा। एमएलए यानी विधायक खड़ा हुआ आपके क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में विधायक में से किसको वोट डालेंगे लोग? वो जो भरोसेमंद आदमी होगा, जिसको लगता है कि उम्मीद की जाती है कि ये ईमानदारी से काम करेगा, उसको वोट डाल के जिता देगा उस पार्टी को। बिल्कुल डेफिनेटली। तो हम लोग उसको नेता खुद चुनते, उसको चुनते ताकि सत्ता का वे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है कि जिसको हमने विश्वास के तौर पर चुना है वो सत्ता का जिम्मेदारी से उपयोग करें? ऐसा ज़रूरी नहीं दोस्तों। कभी कभार क्या होता है कि लेकिन दुरुपयोग से बचा नहीं जा सकता। इसका मतलब उस नेता को चुना था तब तो वो हाथ जोड़ करके बड़ा हम्बलनेस दिखा रहा था, बहुत पवित्रता से बोल रहा था कि नहीं मैं जिम्मेदार हूँ, भाषण में झूठ बोल रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जब वो जीता तो जीतने के बाद क्या हुआ? जीतने के बाद उसने उसका सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू किया, अपने ही लोगों को काम दिलाना शुरू किया, लोगों से किए हुए वादे नहीं पूरे किए, करप्शन करना शुरू किया। तो लोकतंत्र में संविधान के द्वारा दुरुपयोग को रोका जा सकता है। संविधान ऐसी चीज है जो ऐसे दुरुपयोग को रोक सकता है। नेता अगर ऐसा दुरुपयोग कर रहा है तो उसको रोक सकता है। दोस्तों आपके एनसीईआरटी में आपके क्लास के ऊपर ही किसी कहानी बनाई गई है जो इस नेता के दुरुपयोग को बताती है। आइए उस कहानी को समझते हैं। उस कहानी में क्या है दोस्तों? क्लास आपकी हर एक व्यक्ति, हर एक क्लास में एक मॉनिटर तो होता ही है। ये कहानी उस मॉनिटर की, सुरेश नाम के मॉनिटर की, जो उस क्लास का मॉनिटर होता है। ये कहानी पूरी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये कहानी बताती है किसी नेता के दुरुपयोग की। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मॉनिटर उस क्लास का नेता होता है तो कहना गलत नहीं होगा, वो नेता ही तो होता है, क्योंकि उसको सभी बच्चों में से एक चुना जाता है। इस क्लास में सुरेश नाम का एक मॉनिटर होता है और वो बहुत दबंग होता है। वो दबंग मॉनिटर क्या होता है कि वो, अब दबंग है इसका मतलब अपने जो पावर दी गई है क्लास में, क्या होता है कि सीधा वो टीचर से ही रिपोर्ट करता है। एक बार क्या हुआ कि मिसिस राव जो थी, जो टीचर थी उस क्लास की, वो कहीं बाहर चली गई। उन्होंने बोला कि जब तक मैं बाहर जा रही हूँ सुरेश इस क्लास का ख्याल रखना, कोई भी अनुशासनहीनता ना करने पाए। सुरेश ने बोला ठीक है कि मैं क्या ध्यान रखूंगा। अब हुआ ये कि सुरेश बार बार सब बच्चों का सुरेश ने बोला कि एक बच्चा था उसमें, उसका नाम था अनिल, और वो बच्चा चुपचाप पढ़ने वाला बच्चा था, चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन जानबूझकर, क्योंकि सुरेश को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि दबंग प्रवृत्ति का था, बदतमीजी करता था, लेकिन वो उस क्लास का मॉनिटर था। इस कहानी में आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ क्या हो रहा है दोस्तों, हो ये रहा है कि वो सुरेश ने इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की। उसको लगता है कि उसने बार बार उसको बोला अनिल को कि मैं तेरी शिकायत करूँगा मैडम से। उन्होंने बोला कि आप मेरी शिकायत मैम से क्यों करेंगे, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं रहा, मैं चुपचाप पढ़ रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो जानबूझ के उसकी शिकायत करने के लिए आतुर हो जाता है। और जैसे ही मैम आती हैं वो मैम को बोल देता है कि ये जो अनिल है ये शोर मचा रहा था कक्षा में और मेरी बात भी नहीं सुन रहा था, सबको परेशान कर दिया इसने। अब मैडम अनिल से कंफर्मेशन नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि सबका प्रतिनिधि कौन? वो मॉनिटर, तो उससे हर एक जनता से कंफर्मेशन थोड़ी ले सकते हैं। तो मैडम ने सोचा कि भाई अनिल ने गलत किया तभी तो मॉनिटर मुझे बता रहा है। तो उसने सत्ता का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया सुरेश ने। और फिर मैडम बोलती है अनिल को जाकर के डांटती है और सोचती है कि भाई इसको क्या सजा दी जाए। उन्होंने बोला कि 100 बार आप लिखो कि मैं सुरेश को परेशान नहीं करूंगी, जो भी मॉनिटर को परेशान नहीं करूंगी, ऐसा 100 बार लिख के दो। और अनिल सोच रहा है कि यार मैंने कुछ किया नहीं, उसके बाद भी मुझे सजा मिल रही है। तो कई बार क्या होता है, जनता ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव कर देती है जो कि हो सकता है दबंग हो, करप्ट हो या क्रिमिनल प्रवृत्ति का हो, और बाद में पता चला कि वो आदमी सही नहीं निकला और आपके साथ गलत हुआ और आपके एरिया का उसने कोई विकास भी नहीं किया और अपने सत्ता का दुरुपयोग कर लिया। ऐसे दुरुपयोग को से बचने के लिए ही हमारे देश का संविधान लिखा गया है। इसी वजह से अगले 5 साल में जब चुनाव होगा तो ऐसे व्यक्तियों को हटाने का हमारे पास अधिकार होता है। इस कहानी के माध्यम से आपने दुरुपयोग को थोड़ा थोड़ा कुछ समझा होगा। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? हमें संविधान की जरूरत है इन अल्पसंख्यक लोगों के लिए। हमारे देश में अल्पसंख्यक लोग भी हैं। अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है? अल्प प्लस संख्या, इसको ऐसे समझिएगा, अल्प प्लस संख्या मतलब जिनकी संख्या कम है, माइनॉरिटीज, जिनकी संख्या कम है। आपको पता है दोस्तों इस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। आप मुझे बताएंगे, अगर आप सोचोगे तो इस देश में सबसे बड़ा धर्म कौन सा निकल के आता है? सबसे बड़ा धर्म इस देश में निकल के आता है हिंदू, जो कि कौन सा है? बहुसंख्यक है, क्योंकि लगभग 100 करोड़ के आसपास है। बहुसंख्यक, सबसे ज्यादा संख्या में इस देश में लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं। बहुसंख्यक देश है, बहुसंख्यक लोग हैं। तो अल्पसंख्यक में कौन आएंगे? अल्पसंख्यक में आएंगे दोस्तों मुस्लिम जो धर्म है वो अल्पसंख्यक में आएंगे।
उसके अलावा और भी है, जैसे सिख धर्म जो है वो अल्पसंख्यक में आएंगे, इसके अलावा जैन धर्म आएंगे, इसके अलावा ईसाई आएंगे, बौद्ध आएंगे, पारसी आएंगे। ऐसे लगभग 6 जो हैं अल्पसंख्यक धर्म, मतलब हिंदू को छोड़ दे तो बाकी सारे धर्म क्या है, अल्पसंख्यक धर्म कहलाएंगे। तो क्या होता है, जिस देश में सबसे ज्यादा संख्या किसी एक धर्म की हो तो उसमें डर क्या बना रहता है कि ये ताकतवर जो धर्म है वो कमजोर धर्म को दबा देगा, क्योंकि इनके पास पावर है और जनता का पावर भी है, तो सत्ता भी इनके हाथ में हो जाएगी। सोचो अगर सत्ता, सारी की सारी सत्ता इस देश में अगर एक ही धर्म के हाथ में हो तो ऐसे में क्या होगा। दोस्तों, आपने कभी आज तक गौर किया इस देश में सबसे पावरफुल कौन होता है? राष्ट्रपति कहने को पावरफुल है, लेकिन वास्तविकता में पावर जो होती है वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री जी के पास में होती है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इस देश में कोई भी मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं बना, आज़ादी से लेकर अब तक इस देश में अगर कोई मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं बना, इसका मतलब सारे के सारे राष्ट्रपति जो है वो मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बना, क्षमा करें, राष्ट्रपति तो बन चुके हैं, मुस्लिम प्रधानमंत्री आज तक इस देश में नहीं बना। राष्ट्रपति 3 बन चुके हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बना, जो सबसे पावरफुल होता है। अब अगर प्रधानमंत्री इस देश में नहीं बना मुस्लिम, इसका मतलब यह है कि सारे के सारे जो है हिंदू वर्चस्व वाले होंगे। तो अगर वो चाहे, उनके पास सत्ता है, वो चाहे तो अल्पसंख्यक को दबा सकते हैं ना। तो ताकतवर समूह कम ताकतवर समूह के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करे, इसी वजह से संविधान की हमें जरूरत है, क्योंकि संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। संविधान इन अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, हर तरह का अधिकार देता है, और ताकतवर समूह इनको दबाए नहीं, इसका भी रक्षा करता है। संविधान का यही तो महत्वपूर्ण कार्य है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाए। लोकतंत्र में भी बहुमत दल की सरकार यह कर सकती है। अब ये तो राजा महाराजा की बात करो, चलो ठीक है, ये तो हम लोग लोगों की बात कर रहे हैं, राजा महाराजा की भी छोड़ो, अब तो लोकतंत्र में ही लोगों की बात कर लो। हिंदू धर्म के लोग लगातार दबा रहे मुस्लिम को, या हिंदू धर्म के लोग लगातार जैन, बौद्ध, फारसी को दबा रहे हैं, क्योंकि ये ताकतवर समूह है और ये कमजोर समूह है। कोई ताकतवर समूह कमजोर समूह को दबाएगा तो उस दबाव से रोकने के लिए लोकतंत्र में हमारे यहाँ संविधान की स्थापना की गई है। लेकिन ये तो मैं समुदाय की बात कर रहा हूं। मान लो सरकार ऐसा करे, तो मान लो इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में कौन सी पार्टी सरकार बनाती है जिसके पास लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं, और लोकसभा में एक ही धर्म की सब सारी सीटें आ गई बहुत ज्यादा और दूसरे धर्म की सीटें बहुत कम है। तो लोकसभा में भी जो बहुमत वाला जो समूह है, ये बहुमत वाली जो सरकार है वो अल्पमत वाली सरकार को दबाएगी। मजे लेती है सरकार उस सामने वाली पार्टियों के। आपने अक्सर सुना होगा कि बेचारे राहुल गांधी जो होते हैं वो अपोजिशन में बैठते हैं, और पोजीशन वाली जो पार्टी, इनके पास बहुत दमखम है, इनके पास काफ़ी अच्छा, बीजेपी के पास काफ़ी अच्छा पावर है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो दूसरी पार्टियां हैं, हालांकि उन पार्टियों का महत्व होना चाहिए, ऐसे में क्या है, ये पार्टियां उनको दबाती हैं, ये नहीं दबाना चाहिए। हालांकि फिर भी हमारे देश में ऐसा ज़्यादा माहौल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बाकायदा सबको बोलने का मौका मिलता है। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो बहुमत वाली सरकार होती है, जिनके पास बहुत पावर है, वो छोटी अपोजिशन वाले सरकार, अपोजिशन वाले जो पार्टियां होती हैं उनको दबाने का प्रयास करती है, ये भी गलत है। ऐसे फैसले लागू कर देती है इस देश में जो अल्पसंख्यकों की सहमति से भी ना हो। इस देश में ऐसे फैसले लागू हो जाते हैं जिसमें अल्पसंख्यक, मतलब मोदी सरकार ने फैसला ले लिया कि भाई नोटबंदी करना है, पूरे देश में नोट बंद कर दी, लेकिन सामने वाली अपोजिशन पार्टी से पूछा ही नहीं, वो तो सहमत नहीं थी, बोल रहे थे कि मत करो, गरीबों का नुकसान होगा, मत करो, इससे बहुत नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं, हम करेंगे। तो जब बहुमत दल की सरकार अपना फैसला लेने में अल्पमत वाले यानी छोटी छोटी पार्टियों से की सहमति नहीं लेती है, तो ऐसे में उनको दबाव महसूस होगा, और वो कैसे करेंगे, भाई हमारी सहमति नहीं थी, सरकार जानबूझ के, ये तो तानाशाही हो गया एक तरह का। तो ऐसा होता है। इसी चीज को रोकने के लिए, इन्हीं अल्पसंख्यकों के हितों को बरकरार रखने के लिए संविधान में, हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण रखा गया है, और इन अल्पसंख्यक समुदाय को पूरा पूरा अधिकार दिए गए संविधान में। यहाँ तक आप समझते हो। ये अल्पसंख्यक कैसे दबाए जाते हैं उसको लेकर भी आपके एनसीईआरटी में एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है। लड़का और लड़कियों का एग्जाम्पल दिया गया है। एक स्कूल में जैसे ही घंटी बजती है, घंटी बजने के बाद क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों विचार करते हैं। लड़कियों का ग्रुप सामने खड़ा है और लड़कियों का ग्रुप इसके एक साइड खड़ा है। लड़का और लड़के डिसाइड करते हैं, लड़कियां बोलती है कि आज तो हम लोग बास्केटबॉल खेलेंगे, लेकिन लड़के अड़ गए, नहीं हम तो क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने बोला हम बास्केटबॉल खेलेंगे, ये बोल रहे हैं हम क्रिकेट खेलेंगे। तो जब मैडम को इस बात की भनक लगी कि भाई कुछ विद्रोह चल रहा है, कुछ बातें चल रही है कि इस क्लास के बच्चे कौन सा गेम खेलना चाहेंगे, तो मैडम ने क्या बोला, सबसे अच्छी जो चीज़ होती है, उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, हाथ खड़े कर लो, जिसके पक्ष में हाथ ज़्यादा खड़े होंगे
उनकी जीत हो जाएगी और वही गेम खेला जाएगा। तो हाँ, सबने हाथ खड़े किए और क्रिकेट वाले जीत गए, यानी लड़के जीत गए, क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा थी और क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लड़कियों को भी बोला कि भाई आप भी क्रिकेट खेलिए, क्योंकि इस क्लास में बहुमत किसका है, क्रिकेट का निकला। लड़कियों ने निराश होते हुए कहा कि ये तो होना ही था, जिस क्लास में लड़कों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर हमें हमेशा वही काम करना पड़ेगा जो लड़के करते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी से। क्योंकि हमारा तो कुछ राइट्स नहीं है। क्योंकि बहुमत नहीं है हमारे पास में, और हमेशा नहीं रहता वो। तो इनने क्या बोला, विवाद को सुलझाने के लिए, अपनी राय बताने के लिए उन्होंने हाथ खड़े किए। तो वो लड़के बोल रहे भाई हाँ हम तो जीत गए। लड़कियां बोल रही कि ये तो होना ही था, क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, कई बार बहुमत जो होता है वो अल्पमत को दबा देता है, उनकी इच्छाओं को भी दबा देता है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात जो आपको समझना है वो यहाँ पर है, हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। यहाँ तक तो ठीक है। फिर लड़का जो एक अच्छा उत्तर देता है उसको समझेगा। वो लड़का उत्तर देता है कि मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। ये इसका मतलब ये है कि मैडम को कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। या तो वो कर दे कि लड़कियों का अलग गेम, लड़कों का अलग गेम, ऐसा कुछ। या वो बोल दे कि सप्ताह के 6 दिन तक आपके स्कूल लग रहे हैं, तो 3 दिन जो है लड़कियां चाहेंगी वो खेलेंगे और 3 दिन जो है वो लड़के चाहे वो खेलेंगे। एक दूसरा तरीका खोज सकते हैं। इसका मतलब जब बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों को दबाए तो उसका एक दूसरा तरीका निकाला जा सकता है, जैसा कुछ इस एग्जाम्पल में बताया गया। एक बार फिर से घर पे आराम से इसको पढ़ के देखना, कहानी को आपको बहुत सारी रोचक चीज़ समझ में आएगी। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ समझ में आती है। अभी तो आपने समझा कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि बड़ा ग्रुप छोटे ग्रुप को दबा देता है। बहुमत की निरंकुशता से बचाने के लिए अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित नहीं किया जा सकता जो बहुसंख्यक के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इस देश में मान लो कि हिंदू धर्म में बहुसंख्यक लोग हैं, उनको कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध हो रही। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये बोल दिया गया कि आप भारत में किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, कहीं पर भी मंदिर बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। या हिंदू धर्म के लोग अपने रीति रिवाज पालन कर सकते हैं। रात भर भले ही आप माइक चला लो, आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुबह सुबह 5 बजे जो मुस्लिम धर्म में अजान होती है, उस अजान को नहीं करने दिया जाएगा, लाउड स्पीकर में अजान नहीं, क्योंकि लोग सो रहे होते हैं। तो ये कैसा लगेगा आपको? अगर आप मुस्लिम है तो आपको डेफिनेटली बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप हिंदू है तो शायद आपको लगे कि नहीं सही है, सो रहे थे 5 बजे। ऐसे में मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं ये नमाज अजान करते हैं 5 बजे, 4 मिनट का जो अजान होता है वो करते हैं। बात क्या आ गई? बात ये आ गई कि जब मान लो माताजी का जगराता चल रहा है, माताजी का जगराता चल रहा है, पूरी रात आप आराम से म्यूजिक बजा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू धर्म के लोग हैं, ज़्यादा लोग संख्या में, कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इस देश में बहुमत है। वहीं अगर मान लो सुबह 5 बजे अजान होती है इस देश में, तो वहां पर लोग विद्रोह करें कि नहीं यार अजान नहीं होने चाहिए, लाउड स्पीकर बंद करो, और अजान करना है तो चुपचाप कर लो, क्योंकि इस देश हमको सोने का अधिकार है, जो भी है कर दिया जाए। ये आजकल चल भी रहा है देश में, इसलिए मैं इस मुद्दे को बता रहा हूँ। अब जहाँ एक धर्म को कुछ अधिकार बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं कि हम तो कहीं पर भी रोड जाम करके, वहीं पर भी पांडाल लगा करके, वहीं पर माइक बजा करके हम लोग भजन वजन चला लेंगे, लेकिन एक धर्म को बोला जा रहा है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। दोस्तों यूपी में ऐसा कुछ वाकया हुआ है, यूपी में लाउड स्पीकर पर पूरा बैन लगा दिया गया है। इवन महाराष्ट्र में भी यह चर्चा चल रहा है, और हनुमान चालीसा को लेकर के और इन अजान को लेकर के टकराव उत्पन्न हो गया। दोस्तों टकराव उत्पन्न कौन करता है? अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यक के बीच में लड़ाई उत्पन्न करने का काम इस देश की राजनीति ही कर सकती है। तो कुल मिला के ये है। तो ये जो पहला पॉइंट ये क्या बोलना चाह रहा है? बहुमत की निरंकुशता का मतलब ये होता है कि बहुमत वो बहुमत कि जिनकी सरकार बहुमत वाली होती है, या जिस धर्म का बहुमत होता है, वो इतने निरंकुश हो सकते हैं। निरंकुश का मतलब होता है क्रूर हो सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को किसी अधिकार से वंचित कर देंगे। जैसे उनको अधिकार नहीं दिया, जो बहुसंख्यक को तो बहुत आराम से मिल रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक को नहीं मिला। तो क्या है कि हमारा जो संविधान है वो इस बहुमत की निरंकुशता से बचाता है, और इसे बचाने के लिए अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यक के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। इसीलिए इस देश में अल्पसंख्यकों को अपना धर्म का आगे बढ़ाने के लिए, धार्मिक
इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार दिया गया। सरकार फंडिंग भी करती है दोस्तों, अपने धर्म से संबंधित अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए सब कुछ दिया जाता है माइनॉरिटीज़ को। हमारे देश में मदरसे चलते हैं, मदरसों में उर्दू भाषा सिखाई जाती है और देश की सरकार जो है उसको फंडिंग भी करती है, सरकार को उसको पैसा भी देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण दिया गया है। एक होता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व। अंतर सामुदायिक वर्चस्व मतलब इंटर कम्युनिटी जो वर्चस्व होता है उसको क्या, उससे आप क्या समझते हैं? अंतर समुदाय वर्चस्व का मतलब होता है जब एक समुदाय दूसरे समुदाय को दबाए तो उसको क्या कहते हैं? अंतर समुदाय वर्चस्व। दूसरा होता है अंतः समुदाय वर्चस्व। अंतः समुदाय वर्चस्व मतलब जब समुदाय के अंदर ही कुछ लोग दूसरे को दबाए, जब एक ही समुदाय के अंतर्गत कुछ लोग दूसरे लोग को दबाए। ये तो आपको समझ में आ गया कि दो समुदाय, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को दबाना, जैसे हिंदू समुदाय मुस्लिम को दबा रहा है या मुस्लिम समुदाय किसी और समुदाय को दबा रहा है, या पाकिस्तान मान लो, पाकिस्तान में मुस्लिम समुदाय हिंदू समुदाय को दबा रहा है, इंडिया में हिंदू समुदाय द्वारा मुस्लिम समुदाय को दबा जा रहा है। ये केवल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मान लो दबाया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अंतर सामुदायिक वर्चस्व। और दूसरा हो गया अंतः समुदाय वर्चस्व। अंतः मतलब किसी अपने ही समुदाय में, मान लो हिंदू ही धर्म में अनुसूचित जाति और जनजातियों को अपर कास्ट के लोग दबा रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो एक ही समाज में रह रहे, एक ही समुदाय है, हिंदू समुदाय, और उसी में अपर कास्ट के लोग लोअर क्लास के लोगों को दबा रहे लगातार, तो उसको क्या बोलेंगे? अंतः सामुदायिक वर्चस्व। ये वर्चस्व की कहानी आपको समझना है, वर्चस्व क्या होता है ये तो समझ में आ गया आपको। संविधान क्यों होना चाहिए, उसका तीसरा महत्व इसलिए क्योंकि यह हमें खुद को अपने आप से बचाता है। कई बार संविधान हमें गलत फैसले लेने से बचाता है। संविधान हमें गलत फैसले लेने से कैसे बचाता है? हम लोग गलत व्यक्ति का चुनाव न करें। संविधान हमें अधिकार देता है, तो अधिकार के साथ साथ ये भी बताता है, लिमिटेशन भी देता है। संविधान ये बताता है कि आप ये नहीं कर सकते, अगर आपने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया तो सुप्रीम कोर्ट है आपको सजा देने के लिए। तो कहीं ना कहीं संविधान हमें खुद से बचाता है। हम अगर गलत राह पे हम लोग क्रिमिनल प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं, या हम लोग हमारे अंदर डर पैदा करता है कि क्रिमिनल के ऊपर डर पैदा करता है कि क्राइम करोगे तो पुलिस लेके जाएगी और आपको सजा दे देगी। तो कहीं ना कहीं संविधान हमें खुद को अपने आप से बचा सकते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार हो सकता है भाई कई बार गलत डिसीजन ले सकते हैं, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। आपके एनसीईआरटी में एक बड़ी अच्छी कहानी दी गई इसको लेकर के। ये कहानी एक लड़की की कहानी जिसकी एग्जाम कल है। मान लो फर्ज करो कि आपकी कल एग्जाम है और आपको पढ़ना है, 2 यूनिट पढ़नी है आखिरी की और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, लेकिन आईपीएल चल रहा है। अब आईपीएल चलना है और आईपीएल चल रहा है, आपको देखने की इच्छा हो रही, क्यों? क्योंकि मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स का मैच चल रहा है। अब मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का मैच चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज मैच चल रहा है, सबके फेवरेट है दोनों की दोनों टीमें, और सब लोग देखने ही चाहते हैं भाई आज तो देखूंगा कुछ भी हो जाए। लेकिन वो 2 चैप्टर भी आपने पढ़े नहीं है और टीवी चल रही है, बाकी घर के लोग देख रहे हैं, आपकी एग्जाम है, आपका आवाज़ आ रही, बार बार छक्के लग रहे हैं, विकेट हो रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा होगा, आपको क्यूरियोसिटी हो रही कि मैं भी जाके देखूं, लेकिन आप तय नहीं कर पा रहे कि क्या। तो आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं यार कल एग्जाम देनी है, ये मैच इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये डिसीजन लेना आपको। तो क्या होता है, आपको खुद से बचाना है ना, आपको अपने आप को उस एग्जाम में पास होना है, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि मुझे नहीं देखना है। तो इस कहानी में क्या करती है, इस लड़की का फेवरेट शो आ रहा होता है और ये बोलती है घर वालों को जाके, भैया आज मैं बड़ी कंफ्यूजन माइंड में जाती है, घर वाले पूछते क्या हो रहा है, इतने परेशान क्यों है, और लड़की बोलती है कि मेरा कल पेपर है, लेकिन मेरे टीवी देखने की बहुत इच्छा हो रही है क्योंकि टीवी चल रही है और मेरा फेवरेट शो चल रहा है। तो या तो ये हो सकता है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि आप सब टीवी बंद कर दे, आप नहीं देखोगे तो मेरा भी मन नहीं करेगा, तो सब लोग घर पर IPL बंद करवा दो और एग्ज़ाम में दो। जब वो एग्ज़ाम देने पहुँचती तो वो एग्ज़ाम देते थे तो सोचती कि काश अगर मैंने काश अच्छा हुआ कि मैंने टीवी नहीं देखी, क्योंकि अगर मैं टीवी देख लेती तो वो 2 यूनिट जो बची हुई थी ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार आप अपने आप को डिसीजन लेने से बचा लेते हो। तो संविधान भी हमें कई बार अपने आप से बचाता है, ये उसका तीसरा उद्देश्य था। यहाँ तक हमने पूरी बात समझी दोस्तों, बात समझ में आई आपको कुछ? नेक्स्ट है, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रख सकता है। मतलब कई बार क्या होता है, संविधान ऐसे फैसले लेने से बचाता है जिसमें उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें देश आस्था रखता है। क्यों? क्योंकि मान लो इस देश में सरकार है और सरकार कोई ऐसा धार्मिक फैसला नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ कि धर्म से संबंधित मामलों में इतना फैसला नहीं ले सकते, आपके किसी धर्म को अधिकार को छीन लो, किसी के मौलिक अधिकार को छीन लो। लोगों की आस्था धर्म में है, ऐसे में आप ये बोल दो कि कल से कोई भी मंदिर में नहीं जाएगा, मंदिर सरकार की संपत्ति है और मंदिरों में सब जगह ताला लगा दिया गया है, और अगर मंदिर में जाना है तो पास लेकर जाओगे और आपको लगेगा 100 रुपये प्रति पास लगेगा अगर आपको मंदिर जाना है।
सोच आपको कैसा लगेगा इस देश में जहां हिंदू का वर्चस्व होने के बाद भी ऐसा किया जा रहा है। या ऐसा कर दिया जाए, मान लो हिंदू का तो बहुमत है तो हिंदू की सरकार ही हिंदू की है, मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि इस देश में केवल मस्जिद जो है वो नहीं खुलेगी और इस हफ्ते में एक ही दिन खुलेगी और उस दिन भी मस्जिदों को पूरे सरकार के अंडर में रख लिया गया और उनसे भी पैसे लिए जाएंगे अंदर एंट्री करने के लिए। तो सोचो मुस्लिम धर्म के लोगों को क्या लगेगा, कैसा लगेगा, क्या इस देश में ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संविधान हमें बचाता है। तो संविधान सरकार को ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिसमें उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें लोगों की आस्था है, देश की आस्था है। इसका मतलब हम देश नहीं बेच सकते। क्या सरकार हमारे देश के किसी राज्य को पाकिस्तान को दे सकती है? क्या हम ऐसा समझौता भी नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब है कि संविधान देश की सरकार को गलत फैसले लेने से रोक सकता है। जैसे लोकतंत्र की बजाय तानाशाही या फौजी शासन होना चाहिए, लोकतंत्र की बजाय तानाशाही या फौजी शासन होना चाहिए। मतलब अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लो ये, अगर मैं आम आदमी की बात कर लूँ, हम लोग परेशान हो लगातार, सरकार एक सरकार, अरे सरकार बदल नहीं रही, हम सरकार से परेशान हो। हमने अभी तक तानाशाही देखी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लगता है सरकार गलत है यार, सरकार बहुत परेशान कर रही है, नौकरियां नहीं दे रही, यह नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हमारी बहुत सारी उम्मीदें होती सरकार से। हम सोचते हैं कि इससे अच्छा था तानाशाही राजा महाराजा का शासन ही बढ़िया था, या फौजी आ जाए या आर्मी का शासन लग जाए तो बढ़िया रहेगा, जैसा पाकिस्तान में हो गया, कभी कहाँ होता रहता है, तख्ता पलट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते, हम लोकतंत्र में ही विश्वास रखेंगे। कई बार हम लोग बहुत बड़ा फैसला लेने की सोचते हैं कि लोकतंत्र खत्म कर दो, तानाशाही पे आ जाओ, यही राजा महाराजा का शासन सही था। लेकिन तानाशाही में सब लोगों के अधिकार खत्म हो जाते हैं। अभी तो हमें अधिकार मिल रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। दुनिया में सबसे सेफेस्ट कंट्री हमारा देश को माना जाता है कि बहुत सारे देशों में हम भी शुमार हैं कि हमारे यहाँ पर सेफ है। और क्यों अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लोकतंत्र हमने नहीं चुना? बोल रहे कि यार लोकतंत्र से परेशान हो गए, लोग बहुत खराब हो गए, सारे के सारे नेता करप्ट हो गए। ये पार्टी जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो चुकी है और हम लोग परेशान हो गए इस पार्टी पॉलिटिक्स से। अब हम चाहते हैं कि वोट में विश्वास न रखे, हम किसी राजा को पकड़ ले, मान लो राजा ज्योतिराज सिंधिया को पकड़ लिया, बोला कि इसी को देश का राजा बनाएंगे और पूरे देश का शासन चलाएगा, हम इन नेता पे विश्वास नहीं करते। तो ऐसा करने पर क्या होगा, और दिक्कत हो जाएगी। आपने सारी सत्ता किसके हाथ में सौंप दी? एक तानाशाही के हाथ में सौंप दी। दोस्तों तानाशाही के हाथ में सत्ता सौंपने के बाद जो होगा ना दोस्तों, उसको आप इस उत्तर कोरिया के देश वालों से पूछो। उत्तर कोरिया में एक तानाशाह आज भी काम करता है, जिम योंग उन। ये जिम योंग किम जो वहाँ का राजा है, ये इतना खतरनाक है कि पूरे देश के लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। तो होता क्या है, संविधान इसलिए चाहिए ताकि तानाशाही, क्योंकि तानाशाही सारे हितों को तहस महस कर देता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे नियम कानून लगाए गए जिसको लेकर लोग परेशान है कि क्या चल रहा है इस देश में। वहां संविधान नागरिकों के अधिकारों का आश्वासन जहां संविधान नागरिकों के आश्वासन देता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, वही तानाशाही सारे अधिकार छीन सकता है। तानाशाही में कोई अधिकार नहीं हो सकता, जहां मर्जी पड़े वो पूरा एरिया कब्जे में कर लिया, अधिकार नहीं दे रहे, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं दे रहे, सब कुछ अधिकार हमें संविधान दे रहा है, लेकिन तानाशाही नहीं दे पाएगा। तो क्यों हम लोग गलत फैसला लें? एक अच्छा संविधान बुनियादी संरचना को इस तरह उन्माद से बचाता है। एक अच्छा संविधान इस तरह के फैसले से बचाता है। इसका मतलब आप चाहकर भी सरकार खत्म नहीं कर सकते। अगर आपको सरकार पसंद नहीं तो दूसरी लेकर के आओ। क्या हम लोग लोकतंत्र खत्म कर सकते? जनता में इतना पावर नहीं कि लोकतंत्र खत्म कर दें, क्योंकि लोकतांत्रिक देश ही हमारा है और आपको कुछ भी कर लो, सरकार खत्म हो जाएगी लेकिन ये देश तो रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का स्पीच सुनना कभी, उन्होंने बोला था कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, मेरा देश जिंदा रहना चाहिए, ये देश चलना चाहिए बस, बाकी सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आती जाती रहेगी, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा और लोग वोट देंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, सब कुछ बदलाव होगा, लेकिन ये देश वैसा का वैसी लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए और मेरा देश जिंदा रहना चाहिए। इसका मतलब इस देश में लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि खत्म हुआ और जैसे तानाशाही वाला सिस्टम आया वैसे ही सारा काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पूरा समझा कि हमारा पहला जो टॉपिक था कि लोग हमें संविधान की जरूरत क्यों है, इसमें अच्छे से समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत क्लियरली हमने कुछ टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा की है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, आप जाइएगा मैग्नेट ब्रेंड्स की वेबसाइट पर, magnetbrains.com पर। जैसे ही आप magnetbrains.com वेबसाइट पर जाते हो, वहाँ आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, वहाँ आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। CBSE हिंदी मीडियम पर जैसे आप टच करोगे आपको यहाँ पर क्लास के ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको क्लास 8 में जाना है,
क्लास 8 पर जैसे आप क्लिक करते हो आपको क्लास 8 के सारे टीचर दिखाई देंगे और आपको बस वॉच नाउ पर क्लिक करना है, क्योंकि वॉच नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, आपको एक विंडोज ओपन होती दिखाई देगी। इस विंडो में आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज वीडियो, वॉच चैप्टर वाइज वीडियो पर क्लिक करना है और जैसे वॉच चैप्टर वाइज वीडियो पर क्लिक करेंगे आप अपना कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो जैसे आपने चैप्टर पर क्लिक किया आप अपना वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, सारे वीडियो यहाँ पर अपलोडेड हैं और आप अपने वीडियो आसानी से देख सकते हैं। हिंदी माध्यम में तो हिंदी में देख सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम में हो तो अंग्रेजी माध्यम में देख सकते हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक के विद्यार्थियों को दी जाती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दी जाती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। दोस्तों अगर आपको लग रहे हैं हमारे वीडियो बहुत अच्छे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।